27 के चुनाव में भले ही अभी 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त बचा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए बीजेपी ने एक मेगा प्लान भी तैयार किया है और सीटों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने 5 कैटेगरी बनाई है, जिसमें ए कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जिस पर भारतीय जनता पार्टी 22 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी, तो वहीं बी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। उन सीटों को भी कैटेगराइज किया गया है जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत मानी जाती है और इसके लिए बाकायदा बीजेपी ने तय किया है कि उन पदाधिकारियों को लगाया जाएगा जो उन क्षेत्रों में पहले काम कर चुके हैं और जिन्होंने वहाँ पर काफ़ी काम किया हुआ है। देखिए, हमारा संगठन और सरकार दोनों 365 दिन काम करती है और हम आगे की योजना को बना के काम करते हैं। आपने देखा होगा पिछले 8 सालों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी मिली है, रोजगार मिला है नौजवानों को, और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का राज स्थापित हुआ है, गरीब और किसानों को सुविधा मिली है। वो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास की योजनाओं के साथ है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटती नजर आ रही है। हालांकि अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी अपने बूथ को मजबूत करने में जुटी ही हुई है, लेकिन देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो कितना कारगर साबित होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुबी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या इस बार 10 लाख पार हो गई है। तो आंकड़े को अगर हम देखते हैं तो पिछले साल इतने ही दिनों में यात्रा में इससे कम लोग आए थे और पिछले साल का रिकॉर्ड भी इस बार केदार धाम की यात्रा ने तोड़ दिया है। तो ये शुरुआती दौर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस के साथ जो एक शुरुआत हुई और पहलगाम का जो एक तनाव था भारत और पाक के बीच, उसमें श्रद्धालुओं के कदम जरूर ठिठके और कुछ कुंभ की वजह से बताया कि यात्रा थोड़ी कम रहेगी, श्रद्धालु इस बार कम रहेंगे। बीच में यात्रा में यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट भी आई, लेकिन अचानक पिछले 13 दिन में, जब से ये जून का महीना शुरू हुआ है, 13-14 दिनों में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और केदारनाथ धाम में ये आंकड़ा बढ़कर 10 लाख पार हो गया है। जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग ने पूरी व्यवस्था की है और रुद्रप्रयाग की जहाँ से भी शुरुआत होती है, जब मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे श्रद्धालु यात्रा के लिए चलते हैं, अगस्त्यमुनि होते हुए, सोनप्रयाग होते हुए फिर केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर निकलते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या पैदल जाने वालों की है। हेली सर्विस भी वहाँ पर मुहैया है और घोड़े खच्चरों की पूरी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। तो कुल मिलाकर यात्रा अपने चरम पर है, अपने पीक पर है और इस समय व्यवस्था बनाए रखना भी जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। राजधानी लखनऊ में बेसिक स्कूलों की जो गर्मियों की छुट्टी थी वो 20 मई से 16 मई तक की गई थी, लेकिन जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप लगातार चल रहा है और मौसम विभाग का भी अनुमान है कि अभी आने वाले समय में ये गर्मी बनी रहेगी, ऐसे में बेसिक शिक्षा के अधिकारी राजधानी लखनऊ में उन्होंने इस बात का फैसला किया है कि 16 जून तक जो छुट्टियां थी उन्हें बढ़ाकर 1 जुलाई तक कर दी गई है, जिससे मौसम में कुछ राहत मिलने के बाद बच्चों को स्कूल में आने के लिए और पढ़ने के लिए भी न सिर्फ तापमान बेहतर होगा बल्कि मौसम भी बेहतर होगा। हालांकि जो अध्यापक है और स्कूल के बाकी कर्मचारी वो 16 जून के बाद आने लग जाएंगे और बाकी स्कूलों के काम को यथावत जारी रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट लखनऊ। एक गौरवशाली इतिहास की मालिक इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून ने आज फिर 419 कैडेट भारतीय सेना को दिए। आज तक लाखों कैडेट वो सेना को दे चुकी है। ये एक ऐसी सेना की एक ऐसी पाठशाला है जहां से लाखों योद्धा निकले और सेना अध्यक्ष भी बने। आज पासिंग आउट परेड थी और इस पासिंग आउट परेड में 419 जेंटलमैन कैडेट आज सेना का हिस्सा बन गए हैं। लेफ्टिनेंट के तौर पर वो सेना को ज्वाइन कर गए और अब वो भारतीय सेना के साथ साथ अपनी मातृभूमि की सेवा करेंगे और रक्षा करेंगे। इसके साथ ही जो हमारे 9 मित्र राष्ट्र हैं उनके कैडेट भी यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर आज पास आउट हो गए हैं। उनकी संख्या तकरीबन 3 दर्जन से भी ज़्यादा बताई जा रही है। तो ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इसका सैकड़ों साल पुराना एक गौरवशाली इतिहास, एक गौरवशाली गरिमा, एक परंपरा जो आज भी संजोए हुए है और पासिंग आउट परेड के वक्त लगता है कि वाकई अगर भारतीय सेना का सबसे बड़ा कोई केंद्र बिंदु जहां निर्माण होता है योद्धाओं का, वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।
लखनऊ एसटीएफ की बरेली ब्रांच एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से भारी मात्रा में दस्तावेज बरामद किए हैं। जो ये लोग जो थे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत फर्जी प्रमाण पत्र इकट्ठे करके उन लोगों को चिन्हित करते थे जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, और ऐसे लोगों की उम्र 60 से ऊपर होने के बाद उनकी फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनवाते थे और उनकी उम्र उसमें कम दिखाने के बाद उनका मृत्यु बीमा कराते थे, और बीमा कराने के बाद जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो फर्जी दस्तावेज लगा करके उनका जो पैसा था वो निकाल लिया करते थे। इस प्रकार इन लोगों ने सरकारी प्रधानमंत्री जैसी महत्वपूर्ण योजना जो गरीबों के लिए चलाई जाती है, आम जनमानस के लिए चलाई जाती है, उस पर लाखों का घोटाला किया, और जिसके तहत एसटीएफ ने इन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग बहुत लंबे समय से इस पूरे गोरख धंधा को करते थे, और एक भी कहीं कहाँ बरेली के अलावा कहाँ ये लोग करते थे उस पर भी एसटीएफ पूरी नज़र बनाए हुए है। इसके अलावा भी ये बताया जा रहा है कि अन्य लोगों की भी इसमें गिरफ्तारी हो सकती है और उन पर भी कार्रवाई की जांच लटक रही है, और संभवतः और लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किस प्रकार से सरकारी योजनाओं पे ये लोग पलीता लगाने पे लगे हुए हैं, और किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और उनकी मृत्यु के बाद भी ये उन लोगों की जो कमाई है उस पर किस प्रकार से ये हड़पते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट बरेली। जी हाँ, पूरा मामला जनपद हापुड़ के पिलखवा कोतवाली क्षेत्र का है। पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राणापट्टी में रहने वाले सुभाष 300 रुपये की मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सुभाष ने बताया कि उनको 2024 में एक आयकर विभाग ने एक नोटिस भेजा, जिसे उन्होंने वैसे ही समझा, लेकिन जब 2025 में दूसरा नोटिस आया तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी की, तो उन्हें जानकारी हुई कि उनके नाम से कंपनी चलाई जा रही है और कंपनी में करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया है। जब 2025 के लास्ट में तीसरा नोटिस आया तो सुभाष ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आयकर विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और उन्हें बताया कि उनके नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड है जिसमें करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया है। बताया जा रहा है कि 4.5 करोड़ की 2 ट्रांजैक्शन और एक करीब 2.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन है। 3 ट्रांजैक्शन करोड़ों रुपए की उस कंपनी से की गई हैं। इन ट्रांजैक्शन का नोटिस सुभाष को दिया गया है। नोटिस मिलने के बाद सुभाष ने भागदौड़ शुरू की और अधिकारियों के चक्कर काटने शुरू किए, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी। बताया जा रहा है कि पूरा मामला 2020-21 का है और धौलाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल के नाम से यह कंपनी है और जिसमें लेन देन किया गया है। जब जीएसटी विभाग उसकी जांच कर रहा था तो सुभाष का नाम सामने आया और सुभाष के नाम से इन करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन की जानकारी हुई। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारी अभी इस मामले में बोलने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन एक गरीब परिवार में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन के नोटिस आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सुभाष अधिकारियों से इस पूरे मामले में न्याय की गुहार लगा रहा है और इस पूरे मामले में जांच कर उसको राहत देने की बात भी कह रहा है। मैं चरणजीत, न्यूज स्टेट हापुड़। बागपत में बीमारियों का कहर देखा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, रंबाला थाना क्षेत्र के बूढ़पुर गांव में तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा मौत हो चुकी है और पिछले 15 दिन में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता दिख रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। उन्होंने गांव में जाकर कैंप लगाया और लगभग 100 से ज़्यादा लोगों के सैंपल लिए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव के पास में एक नाला है जिसके कारण संक्रमित हो रहे हैं और बीमारियां ज़्यादा हो रही है, जिसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग तमाम बिंदुओं पर जांच कर रहा है। जो बीमार है उनके सैंपल ले रहा है और साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप देखा जा रहा है और गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से लोगों की मौतों का आंकड़ा है, चाहे हार्ट अटैक से हो या फिर किडनी फेल हो या और कोई बीमारी हो, लेकिन लगातार 50 से 55 साल के जो लोग हैं वो मौत के आगोश में समा रहे हैं। कैमरे से के साथ मैं देवेंद्र चौहान, न्यूज स्टेट बागपत, उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की है। यह पूरा मामला परतापुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, जिसमें
3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं माता पिता का इलाज जारी है। कांकेर के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत चंदनपुर के पीवी 70 शांति नगर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार में 3 बच्चों के साथ माता पिता ने जहर खाया। वहीं तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि माता पिता का इलाज सिविल अस्पताल पखांजूर में चल रहा है, जिनका स्थिति काफी गंभीर बताया जा रहा है। लोकेंद्र सिंह ठाकुर, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पूरे राज्य में 2000 से भी ज़्यादा स्कूल जो माध्यमिक शिक्षा या स्कूलिंग एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं वो भी अभी भी जीर्ण शीर्ण हालत में पड़े हैं। आपने पिछले कई सालों में कई बार इस तरह की घटनाएं सुनी होगी कि मानसून के समय या तो स्कूल की दीवार गिर गई या पुस्ता गिर गया या छत गिर गई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। बागेश्वर में एक समय कपकोट में कई साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की मृत्यु भी हो गई थी। ऐसे तमाम हादसे मानसून के समय होते हैं और बेतहाशा खर्च होता है, बड़ा बजट बनता है, लेकिन अभी भी 2000 के आसपास स्कूल जीर्ण शीर्ण अवस्था में बताए जा रहे हैं। हालांकि शिक्षा विभाग का दावा है कि वो उन पर, उनके मरम्मतीकरण पर, उनके रिनोवेशन पर और उनका क्या क्या कायाकल्प हो सकता है उस पर सब पर काम चल रहा है और मानसून में ऐसी कोई स्थिति पनपने नहीं दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत माननीय मंत्री द्वारा जितने भी स्कूल हैं उनको श्रेणियों में बांटा गया है। A, B, C, D श्रेणियों में। डी श्रेणी वो स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसी संख्या केवल 18 माध्यमिक शिक्षा में है और इनके लिए इनकी DPR बन के इसमें 6 विद्यालयों के लिए पैसा भी जा चुका है नई बिल्डिंग बनने के लिए और स्पष्ट निर्देश किए गए हैं कि मानसून सीजन आ रहा है तो किसी भी बच्चे को कोई भी क्लास ऐसी जगह न लगाई जाए जहाँ पर कि पहले से बिल्डिंग जर्जर हालत में है। अब आपका ये प्रश्न हुआ कि क्लास कहाँ चलेगी। इनके बगल में अन्य कक्षाएं हैं क्योंकि हमारे जो हम देते हैं 1-2 रूम हम देते हैं तो कहीं कोई ऐसे बैठने की अव्यवस्था वाली बात कहीं पर नहीं है। अपने सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के देहरादून से अजीत सिंह राठी। शहर से लगे ग्राम चोरका कछार में आज प्रशासन का बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि वन विभाग पर अवैध रूप से कब्जा कर लोग रह रहे थे, जिसके बाद शिकायत हुई और शिकायत के बाद आज अतिक्रमण तोड़ा गया। 41 लोगों को बेदखली का नोटिस जारी किया गया था और दस्तावेज प्रस्तुत करने की बात कही गई थी, जिसमें से 3 लोगों ने दस्तावेज प्रस्तुत किए जिनकी मकान बच गई है, लेकिन उन 40 मकान पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि ये जो वन विभाग जो रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र था इस पर कुछ लोग अवैध कॉलोनियाँ बनाकर रह रहे थे, जिसकी शिकायत किसी ने वन विभाग में की थी, जिसके बाद आज इस अतिक्रमण को वन विभाग और प्रशासन द्वारा तोड़ा गया, जिससे कि वहाँ के रहने वाले लोग काफ़ी परेशान नजर आए। हैरत की बात यह है कि जो तमाम सुविधाएं हैं, चाहे वो राशन कार्ड हो, बिजली का मीटर हो या सीसी रोड हो, सभी वो अवैध कॉलोनियों में मौजूद थे, जिसके बाद आज प्रशासन ने सुबह से ही कार्रवाई शुरू कर 39 घरों को जमींदोज कर दिया है। रायगढ़ के केलो नदी के जीर्णोद्धार और मरीन ड्राइव निर्माण करने के लिए नगर निगम के द्वारा 295 मकानों को नोटिस दिया गया था। रायगढ़ नगर निगम ने इन मकान मालिकों को कहा था कि निश्चित समय के भीतर अपने मकान से संबंधित वैध दस्तावेज नगर निगम के पास जमा करें, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी मकान मालिक तय समय के दौरान दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। अंततः आज रायगढ़ नगर निगम, जिला प्रशासन और भाली पुलिस बल के साथ अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। लगभग 20 मकान टूटे हैं। इस तरह से 295 मकान टूटना है और वहां पर मरीन ड्राइव बनेगा, जिससे केलो नदी का संरक्षण होना है और जो स्लम बस्ती है उसको विस्थापित करके प्रधानमंत्री आवास या अन्य जो शासकीय योजनाओं के घर है वहां तक पहुंचाना है। आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लगभग 100 मकान जिनके टूटने वाले हैं उनको 75,000 प्रति मकान के दर से 75 लाख रुपए की स्वीकृति दी है, जो कि नए पीएम आवास में जब जाएंगे तब उनको जो राशि जमा करनी होती है वो शासन द्वारा CSR मद से जमा कर दी जाएगी। रायगढ़ से हरपाल सिंह कुटे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। विदेशों में बैठकर भारतीय लोग
देश के लोगों को साइबर ठगी कर लगातार निशाना बना रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट और ट्रेडिंग के नाम पर ठगी के मामले सबसे ज़्यादा विदेशों में बैठकर सामने आ रहे हैं। पुलिस की जांच में ये बात निकल कर आई है, कंबोडिया, नेपाल और चीन में बैठकर साइबर ठग भारत के लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं। फरवरी में यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट द्वारा मोहन सिंह उर्फ रॉकी नाम के एक आरोपी को होटल से गिरफ्तार किया था। इस आरोपी की जांच में चौंकाने वाले खुलासे में दरअसल आरोपी से जुड़े हुए 152 बैंक खातों में 265 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला जांच में खुलासा हुआ है। खुलासा ये भी हुआ है कि चीन, नेपाल और कंबोडिया में बैठे कुछ साइबर ठगों से आरोपी संपर्क में था और भोले भाले लोगों के बैंक खाते खुलवाकर कमीशन पर बैंक खाते उपलब्ध कराया करता था और होटलों में रुककर बैंकिंग किया करता था। और होटल में रुकने के दौरान जो आधार कार्ड होटल कर्मियों को देता था वो भी फर्जी हुआ करता था ताकि पुलिस इस तक ना पहुंच पाए। मोहन सिंह उर्फ रॉकी जो यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था वो अनपढ़ है और ड्राइवरी का काम करता है। बावजूद उसके भोले भाले लोगों को निशाना बनाकर उनको लालच देकर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड इस्तेमाल कर बैंक खाते खुलवाया करता था और उन बैंक खातों में ठगी का पैसा आया करता था। एसटीएफ की जांच के साथ में ये बात भी पता चली है कि देश के 17 राज्यों में इन बैंक खातों पर 75 मामले दर्ज हैं। इन 17 स्टेट की अगर बात की जाए तो वहां की पुलिस भी अब आरोपी मोहन सिंह को रिमांड पर लेगी और रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ की जाएगी। साइबर ठगी के पैसे को जिन बैंक खातों में डलवाया जाता है वो इसी तरीके से जो भोले भाले लोग हैं उनको बहला फुसलाकर उनके बैंक खाते यूज किए जाते हैं और उस पैसे को विदेशों में भेज दिया जाता है। फिलहाल जो साइबर ठग हैं जो विदेशों में बैठे हैं वो कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ पाएंगे ये तो देखना होगा, लेकिन आरोपी मोहन सिंह से जुड़े कई अहम खुलासे यूपी एसटीएफ की जाँच में अभी तक सामने आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। मेरठ में 2 मासूम बच्चों के किडनैप करने का प्रयास का मामला सामने आया है। मासूम बच्चे अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी वहां पर हरियाणा नंबर की सफेद आल्टो कार में सवार होकर 2 युवक पहुंचे और उन्होंने बच्चों को चॉकलेट देने के बहाने कार के भीतर खींचने का प्रयास किया। जब बच्चों ने शोर मचाया तो उनकी मां दौड़ी आई। इसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पूरा मामला यह है, करीब आज 7:15 बजे सुबह के टाइम मेरे दोनों बच्चे, बड़ा वाला और छोटे वाला, साइकिल चला रहा था। दोनों के दोनों ये डेली साइकिल चलाते हैं। साइकिल चलाते चलाते एक अल्टो गाड़ी आती है सुबह 7:15 बजे करीब। वो गाड़ी इनके दोनों बच्चों के आगे लगा लेते हैं। लगाने के बाद एक संदिग्ध व्यक्ति, जो भी है नाम नहीं पता, केवल गाड़ी आई हुई है उसमें अल्टो वीडियो के अंदर, वो मेरे छोटे बेटे के आगे लगा लेता है गाड़ी को। उसमें से एक व्यक्ति निकलता है। निकलने के बाद वो इससे पूछता है कि चॉकलेट खाएगा, क्या खाएगा। इसने मना कर दी कि मैं चॉकलेट नहीं खाता, ना ही मुझे पसंद है। तो उसने बोला, इसके दोनों हाथ पकड़ करके कि अब तुझे मैं इसमें गाड़ी में बैठ रहा। तो उसमें गाड़ी में बैठने के लिए उसमें इसने शोर मचाया कि मुझे छोड़ दो। उसके बाद उसमें से एक आगे से व्यक्ति निकलता है, इसके दोनों हाथ पकड़ता है, वो उसमें डालने की कोशिश करता है गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर से इसमें से फिर इसने आवाज़ मारी कि मम्मी बाहर देखो, बाहर आओ। तो मम्मी ने इसकी आवाज़ मारी कि कौन है, क्या हुआ, शोर मचाया। तब जाके उसमें से एक ने कहा बाहर निकल के कि इसकी मम्मी ने देख लिया है और यहाँ से भगो। पुलिस का कहना है कि मामले में जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। समूचे उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो गर्मी का प्रकोप अपने चरम पर है और उत्तर प्रदेश में इस गर्मी को चारों तरफ देखा जा सकता है, चाहे पूरब से पश्चिम की बात की जाए। और इस पूरी गर्मी को लेकर के लगातार पारा बढ़ रहा है, मुश्किलें आम आदमी को हो रही हैं, सड़कें खाली हो रही हैं और कहीं ना कहीं अस्पतालों में गर्मी को लेकर के या अन्य गर्मी से जुड़े बीमारियों के मरीज पहुंच रहे हैं। इन सब को देखते हुए लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। मौसम विभाग से ही एक उम्मीद है और उसका जो फोरकास्ट है वो ये कह रहा है कि 15 जून तक ये गर्मी लगातार ऐसी ही बनी रहेगी। 16 के बाद से थोड़ा मौसम में परिवर्तन हो सकता है। 16 जून के आसपास अगर हम पूरब की तरफ देखें तो वहाँ बूंदाबांदी पड़ सकती है। 17 को हम पश्चिम के हिस्से में उत्तर प्रदेश के थोड़ा मौसम को नरम पड़ते हुए देख सकते हैं, गर्मी थोड़ी कम होती नज़र आ रही है। और 19 को भी बरसात का
माहौल हो सकता है तो मानसून की शुरुआती बरसात, प्री मानसून बरसात जिसे कहा जाता है, वो 16 के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश में नज़र आ सकता है। थोड़ा मौसम में राहत मिल सकती है, लेकिन जिस तरीके की गर्मी लगातार बढ़ रही है, इसके देखते हुए मौसम विभाग का यही अनुमान है कि 16 के बाद ही कुछ मौसम में गिरावट आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और लोगों का जीवन जो है पूरी तरीके से मुहाल है। तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस जो सड़कों पर खड़ी रहकर यातायात को दुरुस्त चलाने का काम करती है, उन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए नोएडा पुलिस कमिश्नर के द्वारा आदेश दिया गया है कि सभी को गर्मी से बचने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जाएँ। डीसीपी ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद हैं। तो गर्मी को देखते हुए क्या कदम उठा रहे हैं आप लोग? इस भीषण गर्मी के चलते सरकार ने भी रेड अलर्ट जारी किया है और पारा जिस तरीके से बढ़ रहा है और हमारी जो पुलिस की ड्यूटी है उसमें भी विशेषकर जो ट्रैफिक इकाई की ड्यूटी है, उस ड्यूटी की डिमांड ये है कि वो सड़क पर खड़े होकर, चौराहे पर खड़े होकर धूप में की जाती है। और इस गर्मी से संबंधित हम जो ज़्यादातर जगह हैं, सभी जगह आप जैसा बैकग्राउंड में देख रहे हैं, कैनोपी प्रोवाइड की गई हैं। सभी को छाता लेकर ड्यूटी करना अनिवार्य किया गया है और इसके बाद में उनके लिए ठंडे पानी की बोतल, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज और जो भी छाछ या लस्सी जो भी प्रोवाइड की जा सकती है वो डेली दैनिक तौर पर उनको प्रोवाइड की जा रही है। उनको एनकरेज किया जा रहा है जो भी हीट वेव से और जो भी डिहाइड्रेशन से बचने के उपाय हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।